हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं आपके लिए उसी चैप्टर का रिप्रोडक्शन वाले से, जिसमें आप लोगों को मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ाया था, उसी में आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है, इसके इनएक्टिव इनफर्टाइल रहने से आदमी की ज़िंदगी तो बीत जाती है, उसकी लाइफ पर और कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो जिंदा रहेगा, लेकिन जो आगे आने वाली प्रोजनी है वो नहीं होगी, उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई डिजीज होती है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही हेल्थ नहीं है, टोटल फिटनेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फिटनेस, मेंटल साइकोलॉजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस, सामाजिक मान्यताओं को मानते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये जब टोटल जो फिटनेस होती है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोग देख रहे हैं आजकल बड़ी भारी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में, वर्ल्ड का छोड़ो, इंडिया में जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन स्टेट्स में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता जा रहा है। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, पुरुषों महिलाओं, लड़कों लड़कियों की संख्या। इसको 1000 में निकालते हैं। अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं 1000 में कितनी हैं, कम हैं कि ज़्यादा है? तो इन स्टेट्स में जिनका मैंने नाम बताया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैं, यहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम है लड़कों के मुकाबले। सेक्स रेशियो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है यहाँ। केरल में जहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ तो लड़कियों की संख्या ही लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आप लोग जानते होंगे कि जनसंख्या बढ़ती है तो जितनी भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, वो सब फेल हो जाती है। परिवार में चाहे कितने भी कमाने वाले हो जाएं, लेकिन जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो सारा पैसा सब खर्च हो जाता है। बच्चों को, अगर बड़ी फैमिली हो गई, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, अच्छी बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, अच्छा खान पान नहीं मिल पाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी सोसाइटी, ये सब नहीं मिल पाती है। तो बर्थ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग के रिलेशन में, अगर कर सकते हैं तो। अब बर्थ कंट्रोल को करने के लिए जन्म नियंत्रण, जन्म दर नियंत्रण, छोटी, आजकल छोटी फैमिली एक आइडियल फैमिली मानी जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं बर्थ कंट्रोल में? देखो, मैंने एक कुछ चीज़ें, समय कम लगे इसके लिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है फिर समझाने में। तो फॉर द टाइम बिंग, इस समय को कम करने के लिए इस पर पहले से लिख के मैंने अभी रखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, एक चीज़ नहीं लिखा हूँ, वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? फीमेल्स में, लड़कियों में लगभग 10 से 11 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडे का निर्माण, ठीक है? तो वो जब शुरू होता है तो उस समय
उनकी फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। जिस समय मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, इसका मतलब कि अंडा एक का ओव्यूलेशन उससे ठीक 28 दिन पहले हुआ होगा। फिर से सुनिए, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, इट मीन्स एग का ओव्यूलेशन उससे 28 दिन पहले हुआ होगा। या दूसरे वे में ये समझ सकते हैं कि अगर आज मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है तो दूसरा जो अंडा बन रहा है, जो ओव्यूलेशन होगा अंडे का, वो आज होगा। तो मतलब मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग मतलब अंडे का उधर बनना, ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। तो अब उसके लिए नेचुरल मेथड क्या है? मेंस्ट्रुएशन के 10वें से 17वें दिन तक, मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन आज से 10 दिन पहले हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 10वें से 17वें दिन तक मेल्स और फीमेल्स का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको क्वाइटस कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस समय लड़कियों में एग की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। अगर ये दिन गैप कर दिए जाएं तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। वो नेचुरल मेथड है। एक चीज़ और है, डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसको लैक्टेशन कहा जाता है। जब तक माताएं बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं, 5-6 महीने का समय लगभग होता है जब तक ऐसे दूध आता है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उस समय भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आमतौर से नहीं होते। वो नेचुरल मेथड है दोनों के दोनों। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें बैरियर मेथड की, बैरियर मेथड में क्या करते हैं? बैरियर, स्पर्म एग से नहीं मिल पाए, दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया जाए, ये बैरियर मेथड है। तो सबसे पहली चीज़ है कंडोम की। कंडोम्स क्या होते हैं? रबर शीथ के बने होते हैं, लेटेक्स के बने होते हैं। 1 ओवर पेनिस टू स्टॉप स्पर्म, पेनिस के ऊपर कवर कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स वगैरह हों वो उसी में रह जाए और उनका कांटेक्ट वेजाइना से नहीं हो पाए, वेजाइना से होके वो नहीं इंटर कर पाएँ। तो इसका मतलब कि वो ओवम से नहीं मिल पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन ओवम का नहीं होगा। ये बैरियर मेथड है कंडोम। दूसरा क्या है? कंडोम प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज एंड हैज़ नो साइड इफेक्ट। अगर किसी पुरुष या महिला में कोई एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो एक दूसरे को नहीं हो पाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कंडोम का लगाने कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और डायाफ्राम, ये भी ऐसी की तरह होता है। डायाफ्राम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम का। तो इसको, ये भी रबर कट दैट इज प्लेस्ड इन द वजाइना ओवर द सर्विक्स। इसका भी उपयोग लेडीज़ या महिलाएं अपने वजाइना के अंदर सर्विक्स तक कर लेती हैं ताकि स्पर्म्स जो भी हैं वो इसी में रह जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो स्पर्म्स का एग से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। जिसे इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, IUD बोलते हैं, इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। इसको यूटेरिन के अंदर, यूटेरस के अंदर लगाया जाता है, इसलिए कहा जाता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। देखिए, कॉपर टी हो गया, कॉपर सेवन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो कॉपर टी जो है ये टी आकार का होता है, ऐसे ये ऐसे होता है, ऐसे ये टी आकार। इसको डॉक्टर क्या करते हैं? प्लेस्ड इन यूटेरस बाय डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? इस कॉपर टी को यूटेरस के अंदर लगा देते हैं, स्पर्म्स वहाँ से अंदर नहीं घुस पाते हैं। ठीक है। यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जब स्पर्म नहीं जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। समटाइम्स का साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन। कभी कभी क्या होता है
इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में इसकी वजह से इरिटेशन होता है, तो उसको हल्का सा साइड इफेक्ट मान सकते हैं। तीसरा है हार्मोनल, ये भी बैरियर मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत सी हार्मोनल दवाइयाँ आती हैं जिसको टैबलेट के रूप में मुंह से खा लेते हैं, इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव होता है बर्थ कंट्रोल वाली चीज़ें, बर्थ कंट्रोल के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन हार्मोन्स, इन गोलियों में हार्मोन्स होते हैं विच प्रिवेंट, जो ओवम रिलीज नहीं होने देंगे, ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होने देंगे। और कैन का, इसका भी थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। देखिए हार्मोन्स का ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सी लड़कियां जो स्पोर्ट्स वूमन होती हैं, जैसे बैडमिंटन खेलना है, हॉकी खेलना है, फुटबॉल में लड़कियां खेलती हैं, सभी गेम में लड़कियां खेलती हैं, रेसेज में हैं, लॉन्ग जंप वगैरह में, हर चीज़ में हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो मैचेज है वो इसी समय पड़ जाते हैं, जब उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसी समय पड़ जाते हैं, तो पहले ही इनका यूज कर लेती हैं, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये आगे टल जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, नहीं तो उस समय उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है खेलने में। ठीक है, तो ये हार्मोन है, इनका साइड इफेक्ट कभी कभी हो जाता है। एक केमिकल, कुछ और केमिकल्स हैं, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को मारने वाले, उनको इनएक्टिवेट करने वाले, अप्लाइड इन वेजाइना, इसको लड़कियां वेजाइना, फीमेल्स जो हैं अपने वेजाइना में लगा लेती हैं, ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं। कैन ओनली बी यूज विथ कंडोम और डायाफ्राम, इसके साथ कंडोम्स और डायाफ्राम भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये 100% सही नहीं हो सकता है। सर्जिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड में क्या है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। देखिए मैं आप लोगों को एक फिगर बताता हूँ। देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्पर्म डक्ट है जो हरे वाली है, जिसको वास्ट डिफरेंस लिखा हुआ है। वैसेक्टोमी में क्या, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज कट एंड टाइट, इसको यहाँ से कट करके दोनों को बांध दिया जाता है, इसको यहाँ से दोनों को बांध दिया जाता है। जब इसको कट करके टाइट कर देंगे, बांध देंगे, तो यहाँ से स्पर्म है उधर आगे नहीं जा पाएंगे, यहीं आकर रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। इसको कहते हैं वैसेक्टोमी, जिसको हम लोग हिंदी में नसबंदी कहते हैं। महिलाओं में भी ऐसे होता है, उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज कट एंड टाइट। देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है और दोनों हिस्सों को पकड़ के बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। तो ये वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों ही चीज़ें सर्जिकल हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है इनको करते हैं। ये जो जितनी चीज़ें बताई गई हैं, ये सभी चीज़ें बर्थ कंट्रोल के तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बता रहा था, ठीक है ना, सारी चीज़ें मैंने विस्तार से आपको समझाई हैं। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें कुछ डिजीज़ तो बहुत ही खतरनाक हैं, बिल्कुल इनक्यूरेबल हैं, उनका इलाज ही नहीं है। उन डिजीज़ का इन्फेक्शन होने का मतलब है कि आपकी बहुत जल्दी मौत हो जाए, तो उनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और हमेशा एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव में ही इलाज है। तो सम कॉमन एसटीडीज बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, अगर आप लोग उतना जान जाएं तो वो भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैंने एक, देखिए यहाँ बना लिया है, एक टेबल बनाया हुआ है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल है कि वायरल है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो दो रोग होते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस। गोनोरिया है तो काजेटिव ऑर्गेनिज्म किस जीव से होता है, निसेरिया गोनोरी, ये बैक्टीरिया का नाम है, निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया का नाम है। अब ये बैक्टीरिया कैसे रोग फैलाता है, देखिए, इट इज पास्ड ऑन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जो गोनोरिया से इन्फेक्टेड है,
उस पर्सन का कांटेक्ट अपोजिट सेक्स से होता है तो ये जो इसके बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया इंटरकोर्स के समय पास ऑन हो जाते हैं, दूसरे पार्टनर में भी चले जाते हैं, ये है। और दूसरी चीज़ है इन्फेक्टेड मदर टू द फोर्टेस। अगर माँ को ये बीमारी है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, उसके अंदर भी ये बीमारी चली जाएगी, पास ऑन ट्रांसफर हो जाएगी। इन्फेक्टेड यूरेटर इन मेन, यूरेटर को कहते हैं मूत्र नली, जो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, उसको यूरेटर कहा जाता है। अगर यूरेटर में इन्फेक्शन है तो आदमियों को हो जाएगा। फीमेल्स में अगर सर्विक्स में है तो भी वो आगे आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं? डिस्चार्ज ऑफ पस, अगर जेनाइटेलिया पर बाहर या अंदर हुआ है तो उसमें से पस निकलता है, मवाद निकलती है। बर्निंग सेंसेशन, बड़ी खुजली सी होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है, तो ये उसके हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बीमारी है सिफिलिस, ये ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम से होता है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के समय अगर कोई भी प्रिवेंटिव मेथड न हो, कंडोम वगैरह न हो, तो हो जाता है। और इनके जो लक्षण हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेनिस पर, वेजाइना पर, एक्सटर्नल, ये फुंसियों की तरह होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, उसमें भी मौत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में होते हैं। कैसे फैलते हैं? बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे में, उसके फोर्टस में, उसके भ्रूण में, उसके एम्ब्रियो में पास डाउन हो जाते हैं। उसके आगे और चलें, वायरल इन्फेक्शन जो है, इसमें दो हैं, तो बहुत सारी, दो तीन बता रहा हूँ। एड्स है, हेपेटाइटिस बी है और जेनाइटल वार्स हैं। सबसे पहले तो एड्स का ले लीजिए। इसका तो नाम सुन के ही डर लगता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमारे शरीर को के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता होती है। फिर से सुनिए, हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। वो इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाता है। ये वायरस इम्यून सिस्टम को ही रोग से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है, तो कोई भी रोग हो जाता है। देखिए, जैसे आजकल कोरोना बीमारी में सब लोग अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने में लगे हुए हैं। गिलो पियो, ये दवाई पियो, वो दवाई पियो, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ ताकि वो बीमारी ना हो। कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो जस्ट लाइक ऐसी ये इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है। और फैलता कौन सा, रोग फैलाता कौन है? वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूसरा बता दूं, हेपेटाइटिस बी, ये लीवर की बीमारी है, ये भी इनक्यूरेबल है। जेनाइटल वार्स, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस वायरस का नाम है HIV, इसका नाम है HPV। जेनाइटल वार्स क्या है? आउटर जेनेटेलिया, पेनिस और वेजाइना के आउटर पार्ट्स में बहुत हार्ड गांठें बन जाती हैं, उसके ऊपर कांटे, रफ कांटे जैसे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, रेस उस पर निकल जाते हैं, उनको वार्स कहा जाता है। ये जो वायरल वाली डिजीज हैं, ये इनक्यूरेबल हैं, इनका इलाज नहीं है, फेटल हैं, मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी। और ये सब क्या करते हैं? सप्रेस द इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब देखिए, इतना जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनका तो फिगर आप कई बार बना के प्रैक्टिस कर लें। अक्सर CBSE बोर्ड के एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर कोई ना कोई फिगर जरूर पूछा गया है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। उसमें कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये जितने हार्मोन्स हैं उनका नाम आप लोग पढ़ लें। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो
फिगर अभी जो टेबल बनाया था उसको आप बड़े ध्यान से देख लें। इसको STDs को बड़े सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसको बड़े ध्यान से देख लें। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।